हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 हो चुका है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, और चैप्टर नंबर 2 हो चुका है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम चालू करने वाले चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा बच्चों कि सर चैप्टर नंबर 2 में आप बता रहे थे सर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 7 क्यों लिखा हुआ है? तो बच्चों एक बात बता दूं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जो मैं फॉलो करने वाला हूं बच्चों वो होगा एनसीईआरटी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरी तीसरी किताब है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट होगा। एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 2 में आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की डिटेल्स दे रखी है। लेकिन सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7 को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करो, डिटेल में समझाऊंगा। तो इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक जितना मैंने सस्पेंस बना के रखा था, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, लेंथी प्रोसेस होती है, वो क्यों होती है हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करना चालू करेंगे। ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है या ये जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, काफी लेंथी टॉपिक है, पढ़ाने में भी लेंथी है, और वैसे तो प्रोसेस तो लेंथी है ही। तो इसमें मैं कम से कम 2 या मैक्सिमम 3 वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक स्टोरी चलेंगे, ठीक है। स्टोरी को लेकर हम चलेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हाँ कैसे करना है, कैसे चैप्टर को प्रोसीड करना है, ठीक है। तो जरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक सेकंड में आपसे 2-3 बातें करना चाहूंगा। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है चैप्टर? क्योंकि हमने कंपनी की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है बच्चों, वो हमने क्या पढ़ी थी, इसमें एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जितना पैसा हमने लगा दिया है वही चीज हमारे लिए वो उतना ही रिस्क है, पर्सनल एसेट्स नहीं जाएंगे। सो प्रोप्राइटरशिप के अंदर बैठो, पर्सनल रिस्क बहुत ज्यादा था, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। पार्टनरशिप के अंदर हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बड़ा बिजनेस नहीं करते, एचयूएफ के अंदर हम बड़ा बिजनेस नहीं करते, तो बचा क्या लॉट पीट के कंपनी। तो कंपनी इज द बेस्ट कहते हैं बिजनेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल, जिसके अंदर आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो और आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहती है, ठीक है। तो जरा अब मैं आपको पहले कुछ स्टोरी समझाऊंगा बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है? तो जरा एक बात का ध्यान देना जो मैं पहले बताना चाह रहा हूं। देखो, सीबीएसई ने जो आपको सिलेबस दिया है उसके अंदर सीबीएसई के चैप्टर 2 में, सीबीएसई के, आई रिपीट, सीबीएसई के चैप्टर 2 में एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7 ये दोनों मर्ज कर रखे हैं। तो बच्चों ये दोनों जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, चैप्टर नंबर 2 मैं पढ़ा चुका हूं, चैप्टर नंबर 7 जो पढ़ा रहा हूं सीबीएसई के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 का पार्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैं चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 7 लेकर आया हूं। तो बस ये चीज आपको प्रोसेस समझानी थी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी के अलावा और कोई किताब है तो आपको सिर्फ चैप्टर 2 ही पढ़ना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो चैप्टर 2 के बाद आप सीधा चैप्टर नंबर 7 पे स्विच कर जाइए। जो एग्जाम में रिलेटेड रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो मैं चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते बाद बच्चों आज का हम लेक्चर। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो चैप्टर है, हम एक स्टोरी से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है, आपको एक बिजनेस का आइडिया आया, ठीक है। ये बिजनेस का आइडिया आपको अकेले को आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या आपको और आपके दोस्त को एक साथ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मतलब किसी को भी एक क्या आ सकता है बच्चों, आइडिया आ सकता है। आइडिया किस चीज का होना चाहिए बच्चों? बिजनेस का होना चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, समाज सेवा की हम बात नहीं करेंगे। एक बिजनेस का आइडिया आया कि हमको चलो बिजनेस करते हैं, बढ़िया सा बिजनेस करेंगे और करोड़ों रुपए छापेंगे। तो एक सवाल आता है, सर हम कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करें? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा कौन सा होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो बच्चों यही है। क्या हमको सोल प्रोप्राइटर यूज करना चाहिए? क्या बच्चों हमको पार्टनरशिप यूज करना चाहिए? क्या एचयूएफ यूज करना चाहिए? क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी यूज करना चाहिए? या फिर कंपनी यूज करना चाहिए? तो बच्चों बात आती है हमको बड़ा बिजनेस करना है, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटर नहीं चलेगा, पार्टनरशिप नहीं चलेगा, एचयूएफ नहीं चलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चलेगा। तो बच्चों हमको कंपनी ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही। तो मुझे एक बात बताओ, हमको कंपनी स्टार्ट करनी में और मेरा दोस्त, ठीक है, या आप या आपका दोस्त जो भी 12th क्लास में है, जो 12वीं पास करना चाहते हैं, जो 12वीं पास कर चुके फॉर एग्जाम्पल, और आप 18 साल से ऊपर हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 18 साल से ऊपर हो, आपको कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आप क्या करोगे?
सर हम ये कंपनी स्टार्ट करेंगे, हम करोड़ों रुपए छापेंगे, सपने बहुत ऊंचे ऊंचे देख लेंगे। बिल्कुल सही। तो देखो हमने कंपनी की डेफिनेशन में एक बात पढ़ी थी, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो क्या कंपनी बन चुकी है या बनानी है? सर बनानी है। और कंपनी बनाने के लिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? सर हम कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे। बिल्कुल सही। कंपनी को कहाँ रजिस्टर करवाएंगे? सर हम कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हम रजिस्टर करवाएंगे। क्या ये कुछ नाम सुना सुना लग रहा है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हम रजिस्टर करवाते हैं। बिल्कुल सही। तो 2013 के अंदर कंपनी को हम क्या करवाते हैं बच्चों? रजिस्टर करवाते हैं। क्या आपको रजिस्टर करवाना आता है? नहीं आता। क्या मुझे आता है? नहीं आता। तो क्या करेंगे? हम पापा के पास जाएंगे। पापा हम मुझे एक कंपनी रजिस्टर करवानी है। किसके पास जाएंगे बच्चों? पापा के पास जाएंगे। पापा मुझे कंपनी रजिस्टर करवानी है। तो पापा क्या बोलेंगे? बेटा मुझे भी नहीं पता। तो तू क्या बोलेगा बेटा? पापा फिर किसको पता है उसके पास जाएंगे। तो पापा ने बोला बच्चों आप एक काम करो, सी अंकल के पास चले जाओ। बच्चों आप सीएस अंकल के पास चले जाओ। बच्चों आप वकील अंकल के पास चले जाओ, वो आपको सारी चीजें बता देंगे कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो आप और आपका दोस्त या आप अकेले किसके पास चले गए बच्चों? वकील अंकल के पास चले गए, या सी अंकल के पास चले गए, या फिर सीएस अंकल के पास चले गए, जो आपको बताएंगी कंपनी कैसे फॉर्म होती है। तो आप अंकल के पास बैठे। तो अंकल ने आपको बोला कि बच्चों तुम आए हो, क्या करने आए हो? पापा नहीं आए। तो आपने बोला नहीं सर अंकल हमको हमारा ही काम है, हमको एक कंपनी ओपन करनी है। बिल्कुल सही। अंकल ने मुझे बेटा किस चीज के लिए कंपनी खोली? अंकल हमारा ये बिजनेस आइडिया, हम बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत करोड़पति बनेंगे, बस आप हमको ये बताओ कंपनी कैसे बनाते हैं। तो अंकल ने कहा चलो ठीक है। उन्होंने बोला कि बच्चों आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। आपको कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। आपको फीस वगैरह पेमेंट करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन की फीस पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा सर? डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस प्रूफ हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा फॉर्म्स में क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों जो हमको जमा करने होते हैं, फॉर्म्स फिल कैसे करने होते हैं, फीस पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जाकर हम आपको जब तक आप ये डॉक्यूमेंट्स फिलअप नहीं कर लेते तब तक हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप एक पेपर रेडी रखो, जिससे हम जब कंपनी स्टार्ट करने का प्रोसीजर चालू करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में होने चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं बच्चों हम रजिस्ट्रेशन चालू कर देंगे और उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर डॉक्यूमेंट ढूंढ लेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला बच्चों पहले आप एक काम करो, ये डॉक्यूमेंट्स बनाना चालू कर दो, ये सारी चीजें करना चालू कर दो, उसके बाद हम कंपनी का चालू कर देंगे काम करना। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों आपको? क्या बोला मैंने? तो सी अंकल ने बोला बच्चों कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कुछ फॉर्म्स फिलअप करने पड़ेंगे और कुछ फीस का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों ने बोला कि क्या सर ये फॉर्म्स फिलअप करना जरूरी है? तो मैंने कहा देखो बच्चों, सी अंकल ने कहा बच्चों आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो कानून जो है ना बहुत सारी पेपर फॉर्मेलिटीज मांगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, कौन कौन काम साथ में करेगा, वो सारी चीजें। तो बेटा फिर उन्होंने अंकल ने समझाया बच्चों आपको पता है कंपनी कैसे बनती है? उन्होंने कहा नहीं पता। आपको पता है कितने लोग चाहिए होते हैं? कहता है सर हमको तो करोड़ों रुपए मार पापा, हमने तो यूट्यूब पे देखा था कि कंपनी है ना मार्केट से पैसा उठाती है, मार्केट से लोगों से पैसा लेती है। लोन नहीं लेती, मार्केट से लोग पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर। मैंने स्कैम 1992 देखा है, मैंने बहुत अच्छी अच्छी शेयर मार्केट से रिलेटेड मूवीज देखी हैं, तो उसमें ये सब चीज होती है। तो अंकल ने बताया, सी अंकल ने बताया बच्चों ऐसा नहीं होता है, पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। अगर आपको पब्लिक से पैसा लेना तो आपको पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी, और पब्लिक कंपनी बनानी तो बच्चों आप दोनों के होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने कंपनी पढ़ा था पब्लिक कंपनी के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? 7 मेंबर होने चाहिए मिनिमम, याद आ रहा है कुछ? और प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। तो उन्होंने बोला बच्चों आपको अगर प्राइवेट कंपनी बनाना है तो आप दोनों मिलकर बना सकते हो, लेकिन अगर आपको पब्लिक कंपनी बनाना है तो आपको 7 लोग चाहिए होंगे, आपको इंक्लूड करके, मतलब आपको अपने 2 के अलावा 5 लोगों की और जरूरत होगी। तो ये कहानी उन्होंने समझाने की कोशिश करी। फिर आप उनमें से कुछ कुछ चुनोगे, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाओगे, खुद भी बन सकते हो, तो वो सारी चीजें उन्होंने समझाई जो हमने कंपनी फॉर्मेशन में पढ़ी थी।
कि हमारा आइडिया है, पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 लोग चाहिए होंगे, प्राइवेट है तो 2 लोग चाहिए होंगे, कैसे हम शेयर इशू कर सकते हैं पब्लिक कंपनी के केस में, कैसे वो रिसीट होगी, वो सारी चीजें प्रोसीजर उन्होंने समझाया। तो अच्छा, हमको अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो हम दोनों मिलकर बना सकते हैं, लेकिन अगर हमको पब्लिक कंपनी बनानी है तो हमको 7 लोग चाहिए होते हैं, मतलब हम 2 के अलावा हमको 5 लोग और चाहिए। तो ये कहानी पूरी समझाई इन्होंने, डिटेल में समझाई। ओके ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि अंकल पहले एक बार बताओ कंपनी क्या फॉर्मेशन या तेल लेने, पहले आप हमको बताओ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर आने हैं जिससे हम सारी चीजें को कर सके। तो आज जो हम बच्चों पढ़ने वाले सबसे पहले वो ये पढ़ेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मिनिमम चाहिए होते हैं। और भी वो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी यू आर बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से नेसेसरी होते हैं आज की क्लास में, और कल की और परसों की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में प्रोसीजर क्या होता है फॉर्मेशन का। तो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट, फॉर्मेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होते हैं। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो चैप्टर नंबर 7 हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, और स्टार्ट करते हैं विद द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है हमारा डॉक्यूमेंट्स, वो है बच्चों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर ये क्या नाम आपने दे दिया, ये क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? तो बच्चों जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फॉर्म फिलअप होते हैं, उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा नाम से, तो एक काम करते हैं बच्चों, आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देता हूं। तो बच्चों ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट आया है, क्या लिखा हो बच्चों? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय इट्स शेयर। ये बच्चों 2 पेज का एक फॉर्मेट है, ये 2 पेज का एक फॉर्म है जो आपको जो फिल करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको जूम कर देता हूं, जरा देख रहे हो, ये 2 पेज का एक फॉर्म है, देख रहे हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक ये फॉर्मेट है, एक 2 पेज का फॉर्म है जो आपको जमा कर रहा होता है कंपनी फॉर्म में। इस डॉक्यूमेंट को या इस फॉर्म को बोला जाता है बच्चों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इसके अंदर 8 पॉइंट्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। आई रिपीट, इसके अंदर 8 पॉइंट्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। और नॉर्मली जब अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है, जो आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, तो आपको 6 पॉइंट्स फिल करने हैं। और अगर आपको 1% कंपनी बनानी है तो आपको 8 पॉइंट्स फिल करने पड़ते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? नहीं आ रही सर, समझो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों मैं पहले आपको ये बताता हूं। अच्छा ये दिख रहा है, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6, पहले पेज पे 6 है, दूसरे पेज पे 7 और 8 है, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं। देखो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज समझाऊं, इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? इन पॉइंट्स को बच्चों बोला जाता है क्लॉज। क्या बोला जाता है? क्लॉज, CLAUSE। क्लॉज मतलब होता है बच्चों पॉइंट्स, और सब क्लॉज का मतलब होता है सब पॉइंट्स। ठीक है, तो कानून की भाषा में पॉइंट्स को बोला जाता है बच्चों क्लॉज या पॉइंट्स को। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? तो क्लॉज है, एक बार फिर से स्पेलिंग लिख देता हूं, CLAUSE। तो क्लॉज बोला जाता है लॉ की लैंग्वेज में इन पॉइंट्स को। तो आपका एक फॉर्म होता है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों अब। तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों आपको, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम क्या है बच्चों? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये फॉर्म फिल हमको करना होता है। ये चीज समझ में आ रही है? इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्म क्या होता है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला बच्चों, हमारे को जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट फिल करना होता है वो होता है बच्चों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कह लो ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी को अगर आपको स्टार्ट करना है तो। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप कंपनी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। इस फॉर्म को फिल करना उतना ही जरूरी है जितना एक इंसान के लिए सांस लेना जरूरी है। ये समझ लो, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया तो आपकी कंपनी कभी भी रजिस्टर नहीं होगी। चाहे आप प्राइवेट कंपनी बनाने की कोशिश करो, चाहे आप पब्लिक कंपनी बनाने की कोशिश करो, चाहे आप 1% कंपनी बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो एक बार रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि ये बताता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आई रिपीट, ये बताता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी को बनाया किस लिए जा रहा है, बना कौन रहा है, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर बताते हैं। ये चीज समझ में आई? आई रिपीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, जो ये बताता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स का बेसिकली मीनिंग क्या होगा, कंपनी क्या काम करना चाहती है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक पॉइंट होता है, ठीक है,
एक बार आपको दिखाई देता हूं बच्चों, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, थर्ड क्लॉज, क्या बोलेंगे इसे, बोलेंगे थर्ड क्लॉज, द ऑब्जेक्ट्स टू बी परस्यूड बाय द कंपनी। मतलब क्या कि कंपनी जब बन जाएगी तब कंपनी क्या काम करेगी। तो मतलब ये, अगर आपको इसके अंदर बताना है कि कंपनी का काम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी रजिस्टर कराता हूं और मैं कंपनी में लिखता हूं कि आई विल टीच स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द इंडिया, तो अगर मैं इस कंपनी के नाम पर बिल्डिंग खरीदना चालू कर दूं, रियल एस्टेट का काम करना चालू कर दूं, तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर या थर्ड क्लॉज के अंदर मैंने ऑब्जेक्टिव में कभी भी रियल एस्टेट का काम लिखा ही नहीं था। मैं कभी मशीन खरीदने बेचने का काम नहीं कर सकता इस कंपनी से, दूसरी कंपनी से कर सकता हूं, लेकिन इस कंपनी से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव में क्या, अगर मैंने लिख दिया ऐसे मैं टीचिंग करूंगा, तो सिर्फ मैं टीचिंग करूंगा। और टीचिंग करने के साथ साथ जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर खरीद रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, वो सारे काम हम कर सकते हैं जो रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, लेकिन बिल्कुल दूसरा ही काम हम नहीं कर सकते। टीचिंग लिखा तो बच्चों टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग या टीचिंग से रिलेटेड काम होंगे। मैं रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकता, मैं मशीन को खरीदने बेचने का काम नहीं कर सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जो चीज आप यहां पर लिखोगे वही चीज आप उस कंपनी के नाम से कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इस पर्टिकुलर नाम के अंदर, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर आपको कोई दूसरा काम करना है तो आपको दूसरी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी किसी दूसरे नाम से, ये ध्यान रखना। या तो इसी के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख दो, जो जो आपको काम करने का मन है वो भी लिख दो। करना है नहीं करना वो बात की बात है, मन है काम करने का तो सारे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लिख दो जो आप कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। तो इससे बेटर है जो आप काम करो वो लिखो, कोई दूसरा काम करना है तो कोई दूसरी कंपनी रजिस्टर करवा लो। ये चीज समझ में आई है बच्चों को? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों इस पॉइंट के अंदर, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहने का मतलब ये लिखा है, कोई भी कंपनी लीगली कोई दूसरा और काम नहीं कर सकती जो उसके अंदर लिखा है। ये चीज समझ में आ गया? ओके। अब बच्चों इसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये डेफिनेशन आपको टोटली रटनी है। डेफिनेशन, इसके अंदर क्या लॉजिक है इस डेफिनेशन के अंदर, ये आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉ की बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज है और मैं समझाऊंगा तो भी आपके ढंग से समझ में नहीं आएगा। चलो एक बार रीड कर देते हैं, क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज होती है, लॉ वाले कैसे बनाते हैं, कानून बनाने वाले कैसी डेफिनेशन बनाते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन क्यों बनाई है मुझे खुद को नहीं पता। तो डेफिनेशन क्या लिखी है बच्चों, मेमोरेंडम का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। देख लो डेफिनेशन क्या बनाई है, मेमोरेंडम का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, जो बनाया है और बीच बीच में बदला है, बस। जबरदस्ती की डेफिनेशन है बच्चों, इसको रट लेना, इसका और कोई यूज नहीं होगा, 1 मार्क में इसको रट लेना, ठीक है। तो बच्चों अब ये 7 पॉइंट, जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताया ना, 8 पॉइंट वो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जरा डिस्कस करें बच्चों एक बार। तो देखो सबसे बच्चों पहला पॉइंट आपको क्या दे रखा है, सबसे पहला है बच्चों नेम क्लॉज। सबसे पहले बच्चों जो पॉइंट आया वो क्या है, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज कौन सा बच्चों, जो सबसे पहला पॉइंट है ना, द नेम ऑफ द कंपनी इज डैश लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। ये चीज समझ में आ रही है, नेम क्लॉज मतलब क्या, अगर आप पब्लिक कंपनी ओपन करना चाहते हो तो बच्चों नाम के आगे लिखेंगे लिमिटेड, और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हो तो यहां पर उसके एंड में लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड। ये चीज समझ में आ गई। तो नेम क्लॉज का मतलब क्या बच्चों, जो आप कंपनी का नाम रखना चाहते हो, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया, क्या लिखा है, द नेम क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी, द कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी which the company will be known which has been already approved by registrar of companies। बच्चों ये पॉइंट जो है ना, ये वाली जो लाइन है, ये मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा ये वाला लाइन का क्या मतलब है। देखो होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब हम फाइल करते हैं ना, उससे पहले हमको नाम का अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम इस नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं, कि हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। आई रिपीट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करने से पहले एक स्टेप होता है जिसमें हम कंपनी का नाम अप्रूवल लेते हैं कि मैं कंपनी इस नाम से बनवाना चाहता हूं, क्या मैं इस कंपनी इस नाम से बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। ये चीज समझ में आ रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, अगर मैं बोल दूं कल को मुझे रिलायंस कंपनी के नाम से, रिलायंस नाम से कंपनी ओपन करनी है, तो क्या मैं ओपन कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि रिलायंस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी है।
तो इसलिए सबसे पहले कंपनी शुरुआत करने से पहले कंपनी के नाम का अप्रूवल लेना पड़ता है कि मैं इस नाम से कंपनी बनाना चाहता हूं, क्या मुझे इस नाम से कंपनी बनाने का अप्रूवल देते हैं कि नहीं देते हैं। तो अगर वो अप्रूवल देते हैं तभी उस नाम से कंपनी बनेगी, और अगर वो अप्रूवल नहीं देते हैं तो उस नाम से कंपनी आप नहीं बना सकते हो। तो इसलिए वो आपसे 3 नाम मांगते हैं। आई रिपीट, वो आपसे 3 नाम मांगते हैं प्रायोरिटी की लिस्ट में। सबसे पहला नाम आप चाहते हो वो होना चाहिए, अगर वो ना हो तो फिर कौन सा होना चाहिए, और वो ना हो तो कौन सा होना चाहिए। आपसे 3 नाम मांगते हैं जिस नाम से बिजनेस करना चाहते हो। तो सबसे पहले वो नेम अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वही बात इन्होंने लिखा हुआ है कि नेम क्लॉज के अंदर बच्चों क्या होता है, आपको नेम लिखना पड़ता है जो जिस कंपनी का आप नेम बनाना चाहते हो, जिस नाम से आप काम करना चाहते हो, जिस कंपनी के नाम से आप काम करना चाहते हो। और वो नाम ऑलरेडी पहले किसने अप्रूव कर रखा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जो कंपनी को रजिस्टर करते हैं ना बच्चों, उनको क्या बोला जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उस पर्सन का, उस पोस्ट का नाम है जो आपकी कंपनी को रजिस्टर करता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने आपका नाम अप्रूव कर देना होना चाहिए, वही नाम इसके अंदर आएगा और कोई दूसरा नाम नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आते हैं दूसरा पॉइंट जो कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। सेकेंड पॉइंट का नाम क्या बच्चों, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। आपका हेड ऑफिस कहां होगा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा, आपकी सारी चिट्ठियां कौन से एड्रेस पे जाएंगी, अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चिट्ठी आती है तो कौन से एड्रेस पर जाएगी। फिर एक सवाल आता है, सर अभी तो हमने कंपनी खोलने का आइडिया बनाया है, कंपनी खोली थोड़ी ना है, कोई दुकान ली थोड़ी ना है, कोई ऑफिस सेटअप थोड़ी ना करा है, तो एड्रेस कहां से बता दें। तो बच्चों इन्होंने एक बहुत रियायत वाली चीज दी है। उन्होंने क्या बोला है कि आप चलो एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस मत दो, आप हमको स्टेट का नाम बता दो कि कौन से स्टेट में आपका हेड ऑफिस होगा। शहर का नाम बाद में बता देना, एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस बाद में बता देना, गली मोहल्ला शॉप नंबर बाद में बता देना, लेकिन आप हमको एड्रेस, स्टेट तो बता सकते हो ना, कौन से स्टेट में आप ओपन करोगे। तो अगर मैं आगरा में रहता हूं तो मैं यूपी में करूंगा, तो मैं कौन सा नाम दूंगा बच्चों, स्टेट में यूपी का नाम दूंगा। ये चीज समझ में आ गई, ओके। तो एक बार बच्चों मैं आपको पॉइंट दिखाता हूं। पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, देखो, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, मैं क्या लिखूंगा बच्चों, अगर मैं आगरा से हूं तो उत्तर प्रदेश, आप दिल्ली से हो तो दिल्ली, आप कश्मीर से हो तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, आप राजस्थान से हो तो राजस्थान लिखोगे। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या लिखा हुआ जरा देखेंगे, दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट in which the registered office of the company is proposed to be situated। proposed to be situated का मतलब बच्चों क्या होता है कि आप करना चाहते हो वहां पर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। the exact address is not required at this stage। exact address अभी की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में जब आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपकी कंपनी का, उसके 30 दिन के अंदर आपको अपना एड्रेस बताना पड़ेगा। आई रिपीट, जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके 30 दिन के अंदर आपको एग्जैक्ट एड्रेस बताना पड़ेगा। वो लिखा हुआ लाइन के आगे, द सेम मस्ट बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days of the incorporation of the company। ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि कितने दिन के अंदर आपको बताना पड़ता है कि आपका एग्जिट एड्रेस क्या है, वो है 30 डेज, रजिस्ट्रेशन की डेट से, इनकॉर्पोरेशन की डेट से। ये चीज क्लियर हो गया। तो 2 पॉइंट हमने अभी तक अच्छे से देख लिए, नेम क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको ये बताना है कि कंपनी बनाई किस लिए जा रही है। तो कोई भी कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज के अलावा, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर, जो थर्ड पॉइंट के अंदर आप जो भी ऑब्जेक्टिव लिखोगे, उसके अलावा आप और कोई भी काम नहीं कर सकते हो। बस हाँ ये कर सकते हो कि उससे रिलेटेड जो भी काम होंगे उस काम को करने के लिए वो आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे टीचिंग करनी है, टीचिंग करने के लिए मुझे अपने नोट्स बनाने, मुझे बुक्स प्रिंट करवानी है, तो मैं अपनी बुक्स प्रिंट कर सकता हूं जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरे टीचिंग के लिए वो काम आती है। ये चीज समझ में आई। लेकिन मैं रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे काम से रिलेटेड नहीं है। ये चीज समझ में आई। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ध्यान से वो ऑब्जेक्टिव लिखना जो आपको काम करना है। अगर आप कुछ उल्टा सीधा लिख दोगे तो कोई कंपनी वो काम करने के लिए लीगली अलाउड नहीं होगे, और बाद में अगर पकड़े गए तो फाइन्स वगैरह कंपनी बंद होने तक के चांसेस आ सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो एक बार मैं आपको पहले वो पॉइंट बता देता हूँ बच्चों, वो पॉइंट क्या है। तो 2 क्या लिखा हुआ बच्चों इस पॉइंट पे जरा देखेंगे, द ऑब्जेक्ट टू बी परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन आर, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद, इनकॉर्पोरेशन को रजिस्ट्रेशन कह सकते हो आप, क्या होगा ये चीज समझ में आएगा। मैटर विच आर नेसेसरी फॉर द फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब फर्दरेंस का मतलब क्या होता है, जो आपने ऊपर ऑब्जेक्ट बताया है
उसको काम करने के लिए और क्या क्या कर सकते हो उस काम को करने के लिए। मतलब मैं टीचिंग कर रहा हूं, मेरा मेन पर्पस टीचिंग करने का है, तो उसके लिए, उसको करने के लिए या उसको पढ़ाने के लिए मैं और क्या क्या काम कर सकता हूं, वो ये पूछने की कोशिश करें। तो उसके अंदर आप ये पॉइंट लिखो, मेन ऑब्जेक्टिव ए पॉइंट में लिखोगे और उसको करने के लिए और क्या क्या काम किया जा सकता है वो आप बी पॉइंट में लिखोगे। आई होप ये चीज समझ में आ गई। तो अभी तक हमने नेम क्लॉज देख लिया, हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज देख लिया, और तीसरा हमने क्या देख लिया बच्चों, ऑब्जेक्ट क्लॉज देख लिया। क्लॉज मतलब थर्ड पॉइंट, ठीक है, ओके। बच्चों फोर्थ पॉइंट जो आता है वो कौन सा आता है जरा देखेंगे हम। तो ध्यान रखना, रजिस्टर्ड ऑफिस में स्टेट का नाम देना है और एड्रेस का नाम बच्चों हमको कब देना है, इन रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल सही 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो अब पढ़ते बच्चों फोर्थ पॉइंट लायबिलिटी क्लॉज के बारे में। और ये क्लॉज या ये पॉइंट ये बताता है कि कंपनी की लायबिलिटी कितनी होगी। तो कंपनी की लायबिलिटी बच्चों हमने उस दिन भी ये पढ़ा था कि आपके जो भी शेयर्स पे जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी होगी, और अगर हमने पैसा दे दिया है और कुछ अनपेड रह गया तो सिर्फ जो अनपेड रह गया है सिर्फ वही आपकी लायबिलिटी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं, एक बार जरा गौर से देखो बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे ये है, मैंने आपको बोला था कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर है और आपने 10 रुपए का कोई शेयर खरीदा। ध्यान रखना, शेयर की प्राइस कुछ भी हो सकती है, वो कंपनी टू कंपनी डिसाइड करते हैं कि आपको कितने रुपए का शेयर इशू करना है। तो आपको 10,000 रुपए पे करने थे, ठीक है, आई रिपीट, आपको 10,000 रुपए पे करने थे, लेकिन आपने सिर्फ 9 रुपए ही पे करे, मतलब आपने 9,000 पे कर दिए होंगे। तो आपका 1 रुपए अभी भी अनपेड रहा पर शेयर। तो 1000 शेयर के हिसाब से आपका 1 रुपए के हिसाब से आपकी जो लायबिलिटी बनती है अनपेड अमाउंट वो है 1000 रुपए। तो आपका 1000 की आपकी ही लायबिलिटी मानी जाएगी। यही चीज समझ में आ गई आपको बच्चों, बिल्कुल सही। तो यही चीज उन्होंने बोला है कि आपकी लायबिलिटी बताई जाती है कि वो अनपेड अमाउंट है। तो एक बार वो पॉइंट भी देख लेते हैं बच्चों। 4 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड and this liability is limited to the unpaid amount if any on the shares held by it। मतलब अगर आपका कुछ अमाउंट अनपेड रह गया है, अगर रह गया है, तो if any का मतलब हो गया अगर रह गया हो तो सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी है, उसके अलावा आपकी और कोई भी लायबिलिटी नहीं है। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा एक्चुअल में डॉक्यूमेंट क्या होता है। इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा बच्चों, सिर्फ प्रोफेशनल्स वाले समझाते हैं, जैसे सीए के सीएस के जो क्लासेस होते हैं उसमें समझाया जाता है। 12th 11th के लेवल पे इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता, बट मैं समझाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तीसरा है, पांचवा बच्चों क्लॉज क्या है, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर बच्चों ये बताया जाता है कि आप मैक्सिमम कैपिटल कितनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई रिपीट व्हाट, मैक्सिमम कैपिटल आप कंपनी में कितनी इन्वेस्ट कर सकते हो, कितनी कर रहे हो वो ये नहीं पूछ रहे हैं, फ्यूचर में कितनी इन्वेस्ट कर सकते हो वो पूछ रहे हैं। आपको 10 करोड़ खर्च लगा सकते हो, आप 100 करोड़ लगा सकते हो, आप 1000 करोड़ लगा सकते हो, आप 10,000 करोड़ लगा सकते हो। कितना लगाने का मन है, लगाओगे नहीं लगाओगे, कितनी लगी है वो मैटर नहीं करता, मैक्सिमम कितना मन है ये बता सकते हो कि आप कितना लगा सकते हो, कितना मार्केट से पैसा उठा सकते हो, उतना लिखने का मन है। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, सर मैंने ज्यादा लिख दिया तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उठा रहे, मैं तो मैक्सिमम बोला ना, कितना मैं कर सकता हूं, नहीं कर रहा मेरे मन, ये चीज समझ में आई। तो मैक्सिमम कैपिटल जो आप मार्केट से रेज कर सकते हो उतनी कैपिटल लिखनी है। एक्चुअल में रेज करते हो कि नहीं करते हो वो तो फ्यूचर की बात है, मन करेगा तो करना, नहीं करेगा तो मत करना, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। तो ये बोलता है वाला पॉइंट कि मैक्सिमम कैपिटल आप कितना मार्केट से उठा सकते हो, और उस चीज को बोला जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। आई रिपीट, क्या बोला जाता है उसको, ऑथोराइज कैपिटल। कि कंपनी ने रजिस्टर करते समय आपको कितना ऑथोराइज किया है कि कितना पैसा मार्केट से उठा सकते हो, तो वो उतना ही ऑथोराइज करता है जितना कि आप बोलते हो। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या, ये चेंज भी कर सकते हो बाद में। मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपने लिख दिया मैं 1 करोड़ मार्केट, अपनी मैक्सिमम कैपिटल मेरी कितनी होगी 1 करोड़, लेकिन आपने बिजनेस चालू किया और आपको लगता है नहीं यार 1 करोड़ तो बहुत कम है, इसको 10 करोड़ करना चाहिए, तो बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये चीज समझ में आई। तो जरा मैं एक बार आपको डिटेल में इसको समझा देता हूँ कि क्या सीन होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला, इसके अंदर कैसे डिटेल में बताना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए मैक्सिमम कैपिटल लगानी है, या मैं लगा सकता हूं, ठीक है। और आपको यह भी बताना पड़ेगा कि एक शेयर कितने का होगा, उसकी फेस वैल्यू बतानी पड़ेगी। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, वो जो रिसीट मैंने बताई थी ना जिसको हम शेयर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, वो कितने रुपए की होगी फेस वैल्यू। उसकी फेस वैल्यू मतलब उस पर कितना प्राइस लिखा होगा।
100 के नोट पर 100 रुपए लिखे होते, उसमें कितने रुपए होंगे, हम बोलते हैं 100 रुपए लिखे होंगे, ठीक है। तो मतलब फिर कितने शेयर इश्यू करोगे ऐसे, तो जरा बच्चों निकालो डिवाइड करके, बिल्कुल सही, 1 लाख शेयर हम इश्यू कर सकते हैं। ये चीज समझ आई। तो आप इस क्या कहते हैं कैपिटल क्लॉज में ये लिखोगे कि हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, जो मैक्सिमम कैपिटल हम रखेंगे या रख सकते हैं वो होंगे बच्चों 1 लाख शेयर्स होंगे, और एक शेयर होगा @100 रुपीज ईच। तो ये चीज आप लिखते हो उस क्लॉज के अंदर। कौन से क्लॉज के अंदर, 5th पॉइंट जो होता है हमारा कैपिटल क्लॉज, उसके अंदर। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार रीड करेंगे, दिस क्लॉज स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपिटल which the company will be authorized to raise through the issue of shares, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ध्यान रखना मैक्सिमम कैपिटल को क्या बोला जाता है बच्चों, ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोला जाता है। 1 मार्क में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज व्हाट, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑफ द प्रपोज कंपनी इज डिवाइड इज क्या लिखा हुआ है, द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द प्रपोज कंपनी अलोंग विद इट्स डिवीजन इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स में बताना कितने होगा, हैविंग अ फिक्स्ड फिक्स वैल्यू, मतलब उसमें फिक्स वैल्यू कितनी होगी, उस पर प्राइस कितना लिखा होगा, ये भी बताना पड़ता है। सर पॉइंट दिखाओ ना बेटा, पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ, जरा देखेंगे। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज, यहां पर आपको रुपीस में लिखना है, डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स बताना है, और कितने रुपए का एक शेयर होगा ये भी बताना है। ये चीज समझ में आई। तो उस पेपर में ये पॉइंट लिखा जाता है, ओके। अब बच्चों 6 पॉइंट आता है आपका एसोसिएशन क्लॉज। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। एसोसिएशन क्लॉज ये बोलता है अगर आपको प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है तो कम से कम 2 आदमी के सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि 2 ही मेंबर बनेंगे एटलीस्ट। और अगर आप पब्लिक कंपनी ओपन करना चाहते हो तो कम से कम 7 लोगों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। और अच्छा एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है, आप इसके अंदर ये भी लिखोगे कि हाँ वो मेंबर बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं जबरदस्ती उठाकर ले आए हो। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा कि हाँ वो कंपनी के शेयर भी खरीदेंगे। अंडरटेकिंग मतलब आपको एक उनसे चीज लिखवा कर देनी है कि हाँ मैं अपने होशो आवाज में ये बता रहा हूं कि मैं इस कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूं, हम मिलकर कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा जब ये कंपनी बन जाएगी। अभी कंपनी बनी तो है नहीं, शेयर भी है नहीं, जब कंपनी बनेगी तभी शेयर इश्यू होंगे। तो यही बात इन्होंने बोली है कि आपको प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है तो 2 मेंबर, और अगर आपको पब्लिक कंपनी ओपन करनी है तो आपको 7 मेंबर की जरूरत लगेगी। और ये आपको ये बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो बच्चों, कंपनी ओपन करने के लिए आपको उसमें एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। अंडरटेकिंग देने का मतलब क्या होता है, वो एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब कंपनी बन जाएगी तब आप उसके शेयर्स भी खरीदोगे। ये चीज समझ में आ गई। तो एक बार रीड कर लेते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। द MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी मतलब कंपल्सरी signed by at least 7% in case of public company and 2% in case of private company। ये चीज समझा, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोगों की सिग्नेचर चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोगों की सिग्नेचर आपको चाहिए, ठीक है। द सिग्नेटरीज मतलब जो सिग्नेचर करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उनको ये भी बताना पड़ेगा कि वो कंपनी में क्या काम करते हैं, इंटेंशन क्या है, और उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, उनको एक प्रॉमिस स्टेटमेंट देना पड़ेगा, पेपर पर लिख कर देना पड़ेगा कि वो शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे जो उनके नाम के आगे लिखे हुए हैं। तो स्टार्टिंग में आप कुछ तो पैसा लगाओगे ना बिजनेस चालू करने के लिए। आपने ये तो बोल दिया कि मैक्सिमम कैपिटल में इतना रखूं, लेकिन चालू करने के लिए कुछ तो पैसा लगाओगे, कुछ तो शेयर्स कंपनी के खुद भी खरीदोगे या सब कुछ मार्केट से उठा लोगे। हम कुछ भी कुछ खरीदेंगे। तो वही लिखा हुआ है, जो आपके नाम के आगे जो भी शेयर्स लिखे हुए हैं आप वो चीज खरीदोगे, इस चीज का आप प्रॉमिस हमको दे रहे हो लिख के, तो वो भी लिखा जाता है। ये चीज समझ में आ गई। सर समझ में नहीं आ रहा, देख के बताओ। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जरा देखो क्या लिखा हुआ है। सेवरल पर्सन मतलब जितने भी नीचे लोग हैं जिनका नाम और यहाँ पर लिखा हुआ है, वो ये बता रहे हैं कि कितने शेयर्स हम खरीदने वाले हैं। तो देखो नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय ईच, हम कितने शेयर खरीदेंगे वो लिखा हुआ बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए हैं। और ये भी बताया कि हाँ भाई हमने साइन भी कर दिया है। और ध्यान रखना इसमें विटनेस के भी साइन होते हैं। मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि आप 7 जनों में काम हो रहा है, एक गवाह भी चाहिए कि बाद में वो जिससे हम अदालत में प्रूव कर सके, या आप लोग अदालत में प्रूव कर सको देखो ये पर्सन था जिसने हमारे सामने, जिसके सामने हमने कंपनी बनाई है, ठीक है। तो ये प्रूफ है, तो विटनेस की भी जरूरत लगती है। तो ये तो डॉक्यूमेंट रेफरेंस के लिए, लेकिन आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना बच्चों वो तो यही है। मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा रहा हूं।
मेरा नॉलेज है कि मेरा पॉइंट यही है को प्रैक्टिकली सारी चीजें समझाऊं, ये चीज समझ आ गया। तो ये चीज आपको लिख कर देनी है, आपको साइन करने हैं, 7 लोगों के साइन चाहिए पब्लिक कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी के केस में कोई 2 लोगों के साइन चाहिए, और एक अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस चाहिए कि आप शेयर्स भी खरीदोगे जितने आप उसके आगे में लिखोगे, ठीक है। अब जो 7th और 8th पॉइंट है ना, वो 1% कंपनी के लिए स्पेसिफिक है। मतलब अगर आप प्राइवेट कंपनी ओपन करना चाहते हो तो 7th और 8th पॉइंट आप इग्नोर कर दोगे। आप पब्लिक कंपनी ओपन करना चाहते हो तो भी 7th और 8th पॉइंट आप इग्नोर कर दोगे। लेकिन आपको 1% कंपनी खोलनी है, अकेले ने खोलनी है, तो आपको 7th और 8th पॉइंट भरना पड़ेगा। तो 7th पॉइंट ये बोलता है कि 1% कंपनी में कौन एक ऐसा इंसान है जो सारे शेयर्स खरीदेगा। जैसे ऊपर वाले स्टेटमेंट में अलग अलग इंसानों के अलग अलग नाम लिखे होते हैं शेयर्स खरीदने के लिए। 1% कंपनी के केस में हम उस एक मेंबर का नाम लिखेंगे, जो 1% में कोई एक ही मेंबर होता है, वो इंसान का नाम लिखेंगे जो सारे शेयर्स खरीदेगा, और फिर उसके विटनेस के भी साइन होंगे। सर दिखाओ तो मानेंगे। तो बच्चों देखो 7th पॉइंट पे आते हैं बच्चों, जरा तो 7th पॉइंट क्या दे रखा है, जरा लिखेंगे। I whose name is address is given below is desirous, मतलब चाहता हूं कि मैं एक कंपनी बनाऊं, और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं सारे शेयर्स खरीदूंगा इस कैपिटल में से। इस कंपनी में जितने भी कैपिटल होते सारे शेयर्स मैं खरीदूंगा। और क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबल इन केस ऑफ 1% कंपनी, तो उसका साइन होगा। उसने कितने शेयर्स खरीदे वो लिखे जाएंगे, और विटनेस के भी साइन लिखे जाएंगे। विटनेस के भी साइन होंगे कि हाँ भाई मेरे सामने इसने साइन किया, ठीक है। और 8th पॉइंट मैं आपको यहां पे समझाता हूं। और 8th पॉइंट में क्या होता है बच्चों, नॉमिनी का नाम लिखा जाता है। नॉमिनी का मतलब क्या होता है, अगर मेरी कोई डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो मेरी सारी संपत्ति है, जो मेरी सारी चीजें, वो किसके पास जाएंगी, मेरे कहने पर, ठीक है। क्योंकि तब तो मैं हूंगा नहीं बोलने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट में हम ये लिख देते हैं कि 1% कंपनी के केस में अगर मेंबर की डेथ हो जाती है, क्योंकि एक ही इंसान है, डेथ हो सकती है, तो उस केस में कंपनी किसके पास जाएगी, वो सारे शेयर्स किसके पास चले जाएंगे, तो उस इंसान का यहाँ पर नाम लिखा जाता है। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बेटा हो, बेटी हो, कोई रिलेशन हो भी नहीं हो, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी जाती है। ये चीज समझ आ गई, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसको बोला जाता है नॉमिनेशन क्लॉज, ठीक है। 1% कंपनी क्लॉज का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, किस चीज का, उस सब्सक्राइबर का 1% कंपनी में जो सारे शेयर्स खरीदेगा, और उसके विटनेस का साइन होंगे। और नॉमिनेशन क्लॉज में क्या होता है बच्चों, हम उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसके पास शेयर्स जाएंगे इन केस कि 1% कंपनी के मेंबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये चीज समझ में आ गई आपको बच्चों। तो बच्चों ये था एक डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इसी को समझाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर कितने क्लॉज होते हैं बच्चों, 8 क्लॉज होते हैं, ठीक है। मैं भी कभी भूल जाता हूँ, 8 क्लॉज होते हैं, मेरे को 6 याद रहते हैं क्योंकि 6 हम नॉर्मली भरते हैं, 8 क्लॉज होते हैं, ठीक है। पहला क्लॉज कौन सा होता है, नेम क्लॉज। दूसरा कौन सा होता है बच्चों, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरा कौन सा क्लॉज होता है बच्चों, एक बार रिपीट करो, ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथा लायबिलिटी क्लॉज। पांचवा कैपिटल क्लॉज। छठा एसोसिएशन क्लॉज, ठीक है। सातवां आपका 1% कंपनी क्लॉज, और 8वां नॉमिनेशन क्लॉज, ठीक है। मैं एक बार 1 मिनट के अंदर आपको समरी बताता हूं कि बच्चों हमने क्या पढ़ा। मेमोरेंडम एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि इसके अंदर मेनली हम ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करते हैं। नेम क्लॉज के अंदर कंपनी का नाम होना चाहिए, और नाम पहले हम अप्रूवल ले लेंगे नाम का, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पर हम कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, उससे नाम का अप्रूवल लेना पड़ता है। रजिस्टर ऑफ क्लॉज के अंदर हमको स्टेट का नाम बताना पड़ता है कि जिस कंपनी में हम अपना स्टेट, जिस स्टेट में हम अपना हेड ऑफिस रखना चाहते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट एड्रेस रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर हमको बताना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर हम ऑब्जेक्ट बताते हैं कि हम कंपनी किस पर्पस के लिए खोल रहे हैं, और प्लस हम इंसिडेंटल एक्टिविटीज भी बता सकते हैं या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी बता सकते हैं जो उसको हमको उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए लगेंगी, ठीक है। ए पॉइंट में मेन ऑब्जेक्ट, बी पॉइंट में अंदर हमने क्या देखा था, जिसको और आगे बढ़ाने के लिए, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लायबिलिटी क्लॉज के अंदर कितना अमाउंट अनपेड है वो लिखेंगे, वो एक सेंटेंस लिखा जाता है। कैपिटल क्लॉज के अंदर मैक्सिमम कैपिटल कितनी रख सकते हैं वो बतानी है, कितने शेयर्स होंगे उसमें, और कितने रुपए का एक शेयर होगा, मतलब कितनी फेस वैल्यू होगी। एसोसिएशन क्लॉज के अंदर हमने क्या बताया था, प्राइवेट कंपनी है तो 2 इंसान की सिग्नेचर चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो 7 इंसान की सिग्नेचर चाहिए, अलॉन्ग विद कितने शेयर्स वो खरीदेंगे उसकी अंडरटेकिंग चाहिए, मतलब प्रॉमिस एक पेपर पे लिखकर चाहिए। 1% कंपनी की क्लॉज में 6 पॉइंट हट जाएगा, 7 पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि एक ही इंसान ही साइन कर रहा है, तो उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि वो कितने सारे शेयर्स वो खुद खरीद रहा है,
उसके साइन होंगे, विटनेस के साइन होंगे, और नॉमिनेशन क्लॉज में ये लिखा जाता है बच्चों कि अगर ऊपर वाला मर गया तो नीचे वाले के पास सारे शेयर्स चले जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं बच्चे दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट में। अब सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने में हमको बहुत मतलब 2-2 मिनट लगेंगे, ठीक है। पहला ही क्लॉज इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बहुत डिटेल में समझाया। दूसरा बच्चों डॉक्यूमेंट का नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आई रिपीट, क्या होता है दूसरे डॉक्यूमेंट का नाम? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पहले का क्या था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरे का था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बच्चों क्या होता है? ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। पहला वाला जो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो बाहर वालों को बताने के लिए होता है, रजिस्ट्रार कंपनी को बताने के लिए होता है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है बच्चों, वो रूल्स होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए जो इंटरनल रूल्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो भी हमको जमा कराना पड़ता है जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और ये भी हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आज हमने कुछ रूल लिखा, कुछ भूल गए, बाद में याद आया तो बाद में वो चेंज करवाया जा सकता है, ठीक है। और ये रूल्स जो होने चाहिए ना बच्चों, वो मेमोरेंडम की शरण छाया में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसके अगेंस्ट में चले जाए। अब मेमोरेंडम में कुछ और बोल रहे हो, आर्टिकल्स में कुछ और बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेमोरेंडम इज द मेन डॉक्यूमेंट, उसी का सब पार्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब क्या? जो वो ये कह लो ये घर की बाउंड्री है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसी के अंदर रह के आपको खेलना है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो डॉक्यूमेंट होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बाउंड्री के अंदर ही बनाया जाता है, उसकी बाउंड्री के बाहर नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो वही देखो ना लिखा हुआ है, द रूल्स शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट और एक्सीड एनीथिंग स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब क्या? वो भी जो भी आप रूल्स बनाते हो वो आपके मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो लिखा हुआ है उससे ऊपर नहीं होने चाहिए, उसके अंदर ही होने चाहिए, ठीक है। और वही बच्चों डेफिनेशन दे रखी है जबरदस्ती की, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन। तो वही जो चीज मैं आपको उसके लिए बोली थी, इसको रट लेना, इसमें और कुछ भी खास नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आता है सर हमको रूल्स कितने लिखने हैं, हम तो अभी नए नए हैं, हम तो 18 साल के बच्चे हैं, कहां से कंपनी के रूल्स बना देंगे। तो देखो कंपनीज एक्ट 2000 कानून के अंदर हमारे क्या कहते हैं कानून वालों ने 10 टेबल दिए। कितने बच्चों टेबल दिए? 10 टेबल दिए, जिसमें पहले 5 टेबल, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सैंपल दिए, ठीक है। तो जो अभी जो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे थे ना बच्चों, वो कौन सा टेबल था बच्चों? वो टेबल ए था। कितना कौन सा टेबल था? वो टेबल ए था। एक सेकेंड, हाँ वो टेबल ए था। तो मतलब 5 टेबल, एक बार मैं दिखाई देता हूं बच्चों आपको, कैसी बात कर दी आपने। एक मिनट रुको, मैं आपको बता ही देता हूं। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि सर आर्टिकल्स में हम कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखें, तो देखो कानून भी जानता है कि आपको सारी डिटेल्स नहीं पता होती है। ऊपर से अब तो 18 साल के बच्चे अभी पापा के पास गए, पापा ने सीए वाले के अंकल के पास भेजा, अंकल ने बोला भाई डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, तो हम कहां से पता हो क्या रूल्स होते कंपनी के। तो कानून वालों ने आपको 10 टेबल बनाकर दी हैं ऑलरेडी कि हाँ भाई आप इन 10 टेबलों में से कोई भी जो आपके मतलब का हो वो आप यूज कर सकते हो। पहले 5 टेबल, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सैंपल हैं, आप ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज पॉइंट ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हो। और टेबल नंबर एफ, टेबल नंबर जी, टेबल नंबर एच, टेबल नंबर आई और टेबल नंबर जे, ये उन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए, दूसरा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सैंपल्स दिए हैं, जो भी आपको फिट बैठता है, ठीक है। क्योंकि आप शेयर्स यूज कर सकते हो, तो टेबल ए और टेबल एफ, टेबल ए मेमोरेंडम के लिए और टेबल एफ आप किसके लिए यूज कर लोगे? आर्टिकल के लिए यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपकी और किसी दूसरे तरीके की कंपनी है तो आप टेबल एफ, टेबल जी, टेबल एच, टेबल आई या टेबल जे की तरह आप यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को। ये आपको चीज समझ में आ गई। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर कुछ ऐड या लेस कुछ भी कर सकते हो। ये चीज समझ में आ गई। तो उन्होंने देखो ये लिखा है, द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स, इन फॉर्म्स के अंदर होने चाहिए, जैसे टेबल एफ, टेबल जी, टेबल एच, टेबल आई, टेबल जे, जो भी जिस भी हिसाब से आपकी कंपनी सूट को करता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कंपनी अपने आर्टिकल्स खुद भी बना सकती हैं और वो टेबल जो भी आपके पास थे एफ से लेकर जे तक उनके अंदर अगेंस्ट में हो तो भी चलेगा। आपके वो तो आपको रेफरेंस के लिए, सैंपल के लिए तौर पे दिए हुए हैं। अगर आपको अपनी कंपनी के अपने कुछ अलग रूल्स बनाने हैं और भले ही उसमें ना दे रखे हो जो उसके अगेंस्ट में हो, तो भी आप कर सकते हो। ये आपकी कंपनी का इंटरनल मैटर है, उसको किसी से मतलब नहीं होता।
ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपकी इंटरनल मैनेजमेंट को, बिजनेस को चलाने के लिए होता है। उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए और वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब क्या होता है, उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डेफिनेशन आपको रटनी है, सिंपल सी बात है। और इन्होंने क्या बोला है, जो हमने आपको टेबल दे रखे हैं, टेबल नंबर FGHIJ, ठीक है, मैं पता नहीं क्यों फंबल कर रहा हूं आज। तो वही चीज इन्होंने यहां पर बोली है कि आप इसमें से कोई भी टेबल ले सकते हो। ये टेबल नहीं लेना तो अपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है, पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब इसका सैंपल नहीं दिखा रहा वरना बॉटम चले जाएगा। तीसरा होता है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। देखो कंपनी फॉर्मेशन में आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि सारे शेयर होल्डर्स मिलकर तो कंपनी बनाते नहीं है, तो वो एक टीम बनाते हैं डायरेक्टर्स की, जिस टीम को क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी जब बनेगी तो उसके अंदर डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, और डायरेक्टर्स होने चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो डायरेक्टर्स क्या हवा में बन जाएंगे, सर हम खुद डायरेक्टर्स बन जाएंगे? तो बच्चों आपको डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर बनने के लिए आपको एक लेटर लिख कर देना पड़ेगा कि हाँ मैं डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूं और मैं डायरेक्टर के तौर पे ही काम करूंगा। ये चीज समझ में आ गई। तो आपको डायरेक्टर बनना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए आपको लिखित में देना पड़ेगा कि हाँ मैं डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूं, मेरे संग कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, ठीक है। ये चीज आपको इसके अंदर लिखकर देनी पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट आता है, वो कौन सा होता है, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। प्रपोज डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, हम डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी अभी बनी नहीं, वो डायरेक्टर बन भी नहीं सकते। प्रपोज डायरेक्टर इसलिए हम उसको लिख के देते हैं कि हाँ हम कंपनी के लिए प्रपोज डायरेक्टर बन सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया, ओके। अब इन्होंने इसके अंदर एक चीज ऐड कर दी। अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति को आप डायरेक्टर बनाते हो जिसके पास शेयर्स नहीं है, तो आपकी कंपनी को कैसे भी चला सकता है, अपनी मन मर्जी से चलाएगा, उसका नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, उसकी लायबिलिटी थोड़ी ना हो रहा है। तो उसको बोला जाता है नहीं, आप किसी बाहर वाले व्यक्ति को अगर आप डायरेक्टर बनाते हो तो उसको कुछ ना कुछ कम से कम इतना % शेयर तो खरीदना पड़ेगा। कानून बनाने वाले बहुत चालाक हैं, वो क्या बोलते हैं, अगर खुद डायरेक्टर बनने हो तो खुद तो आप शेयर लोगे ही लोगे, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर कोई बाहर वाले इंसान को अगर आप बनाते हो, क्या बनाते हो बच्चों, अगर आप डायरेक्टर बनाते हो तो उसको आपको कुछ शेयर्स खरीदवाने भी पड़ेंगे। तो उस खरीदवाने शेयर्स को बोला जाता है बच्चों क्वालिफिकेशन शेयर्स। मतलब डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने होते हैं। शेयर्स वही होते हैं, नाम दे दिया कि हाँ भाई डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ये चीज समझ में आ गई। तो कंपनी और कानून बनाने वाले ये चालाक थे कि अगर आप किसी बाहर वाले इंसान को अगर आप डायरेक्टर बनाते हो जिसके पास कोई शेयर नहीं है, तो वो उसको तो कोई डर ही नहीं है, कोई नुकसान ही नहीं है, उसका खुद का पैसा थोड़ी ना लगा वो बिजनेस के अंदर। ये चीज समझ में आ रही है। तो वही चीज वो यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अ रिटन कंसेंट, ध्यान रखना रिटन कंसेंट लिखित में चाहिए, ईच ऑफ पर्सन नेम एंड डायरेक्टर, ठीक है, कि हाँ भाई वो डायरेक्टर का हर एक नाम लिखित में होना चाहिए, कंफर्मिंग दैट दे एग्री टू एक्ट इन दैट कैपेसिटी। मतलब क्या, उनका नाम लिखो, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, उनकी कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट मतलब उनकी परमिशन होनी चाहिए कि हाँ मैं डायरेक्टर के तौर पर काम करना चाहता हूं और हाँ मैं क्वालिफिकेशन शेयर्स को खरीदूंगा। आया समझ में। और क्वालिफिकेशन खरीदने का जो रूल होता है वो कहां लिखा होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसके अलावा बच्चों डी पॉइंट क्या लिखा हुआ, एग्रीमेंट। देखो हमने सुना होगा कोई कंपनी का चेयरमैन होता है, सीईओ होता है, डायरेक्टर होता है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो अगर आपने कुछ ऐसा बनाने की सोची है और बातचीत हो चुकी है तो अब उसका भी एक रिटन डॉक्यूमेंट भी आप उनके पास सबमिट करोगे। डायरेक्टर्स तो होते हैं, एक टीम होती है। आप किसी को एकदम सीनियर पोजीशन रखना चाहते हो, सबका हेड, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहते हो, आप किसी को होल टाइम डायरेक्टर बनाना चाहते हो, किसी कंपनी का मैनेजर बनाना चाहते हो, एमडी बनाना चाहते हो, तो उसका भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है तो, नहीं कर रखा तो नहीं करना, लेकिन अगर कर दिया है तो आपको वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, द एग्रीमेंट इफ एनी, मतलब अगर है तो, विच कंपनी प्रपोजेस टू एंटर विद एन इंडिविजुअल, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो कंपनी ने किसी इंडिविजुअल के साथ किया है जिसको हम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, मतलब होल टाइम डायरेक्टर मतलब जो कंपनी का डायरेक्टर हमेशा ही बना रहेगा, या फिर कोई मैनेजर, तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी
रजिस्ट्रार के पास जमा कराना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब बोलेंगे सर बच्चों के सर, अब बोलोगे कितने डॉक्यूमेंट है सर? तो बेटा इली कंपनी बनाना मैंने बोला था ना इतना इजी टास्क नहीं होता है। अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही है बच्चों, अभी 2 डॉक्यूमेंट्स और हैं और वो बहुत छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब कानूनी आपको तौर पर एक चीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी, एक चीज बोलनी पड़ेगी कि हाँ हमने सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है, ठीक है। आपको खुद देखो, हो सकता देखो कंपनी रजिस्टर कराने वालों के पास, जो कंपनी खुद रजिस्टर करते हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखें, परखें, अच्छा आपने ये चीज में लिखा कि नहीं लिखा, यहाँ टिक लगाया कि नहीं लगाया। तो वो आपसे खुद बोलते हैं कि काम करो, एक अलग से पेपर पर आप हमको लिख के दो, या उसी पेपर के नीचे लास्ट में कॉलम ऐड कर देते, उसमें ये बोलते हैं आपसे, ये बताओ, ये लिखो कि हाँ हमने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया है जो कि कंपनीज एक्ट में दी गई हैं। आई रिपीट, वो सारी डॉक्यूमेंट्स हमने फुलफिल करे हैं, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हमने मान ली हैं जो कंपनीज लॉ के अंदर दे रखे, ये आपको पेपर पे साइन करके देना पड़ता है। और इसके साथ साथ जिस प्रोफेशनल पर्सन की आपने सर्विस ली है, मतलब आपने सीए अंकल के पास गए थे, आप कॉस्ट अकाउंटेंट अंकल के पास गए थे, आप कंपनी सेक्रेटरी अंकल के पास गए थे, या फिर आप एडवोकेट अंकल के पास गए थे, उनके भी सिग्नेचर चाहिए जिन्होंने आपकी मदद करी है साइन करवाने बनाने में, डॉक्यूमेंट्स को बनाने में, उनके भी सिग्नेचर इसके अंदर लगेंगे। ये चीज समझ में आ गई? तो वही चीज इसके अंदर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ बच्चों? स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब कानूनी डिक्लेरेशन आपको देनी है कि आपने सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किए। कंप्लाई का मतलब आपने सारी चीजें मानी हैं जो आपने रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, ठीक है, ओके। और ये डॉक्यूमेंट किससे साइन करवाया जा सकता है? एडवोकेट अंकल से, चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकल से, कॉस्ट अकाउंटेंट अंकल से, या फिर कंपनी सेक्रेटरी से, ठीक है, जिन्होंने आपकी मदद करी है कंपनी को बनाने में। ये चीज समझ में आ गया? और इसके साथ साथ जो भी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, उन सबके भी साइन करवाए जा सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया? और लास्ट, रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको फीस भी जमा करानी होती है, तो अगर आपने फीस जमा करा दी है तो उसकी रिसीट की कॉपी भी आपको साथ में अटैच करनी होती है। ये चीज में आ गया, जिससे वो क्रॉस चेक कर सके कि हाँ आपने फीस पे कर दी है कि नहीं कर दी। जब आप फीस पे कर देते हो तो उसकी एक आपको रिसीट मिलती है, तो वो भी आपको साथ में जमा करानी पड़ती है। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। आज हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, डिटेल में देख लिया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो हमने गहराई में जाकर देखा कि क्या चीजें होती, क्या चीजें नहीं होती हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, बहुत डिटेल में मैंने समझाया आपको। तो कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से हम क्या करने वाले बच्चों, बिल्कुल सही गेस किया हमने, हम एक्चुअल में स्टेजेस देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वाला पोर्शन आप अच्छे से याद करके रखिएगा, अच्छे से समझ के रखिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा। टिल देन सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए, बेवजह बाहर मत निकलिए, मास्क वगैरह यूज करिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।